तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सोल्युबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने पूरा कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। देखिए सोल्युबिलिटी क्या होता है। सोल्युबिलिटी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट का जो अमाउंट है हमने फिक्स कर दिया है। मान लीजिए से कि हमने 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया है, या फिर आप 2 लीटर ले सकते हैं। उस सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम लोग सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। ठीक। It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure। जो ये solubility है ना, ये solute और solvent के नेचर पे, टेम्परेचर और प्रेशर, इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब हम कुछ सोल्युबिलिटी देखेंगे, जैसे कि जब सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे। इफेक्ट्स देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। वैसे ही फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड while sodium chloride and sugar dissolve readily in water। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप पेशेंस के साथ सुनते जाइएगा। इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर एक सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। while सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर वाटर में तो डिसॉल्व होते हैं, लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सोडियम क्लोराइड और शुगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी तरफ नेफ्थलीन और एंथ्रासिन रेडिली डिसॉल्व इन बेंजीन। बेंजीन में डिसॉल्व तो होते हैं, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर एक सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे सोडियम क्लोराइड और शुगर पानी में डिसॉल्व होते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन पानी में डिसॉल्व नहीं होते। दूसरी तरफ नेफ्थलीन और एंथ्रासिन बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। It is observed that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हमें पता चलती है, जो पोलर सोल्यूट है वो डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और पोलर सोल्यूट क्या होता है, पोलर सोल्यूट यानी कि ऐसा सोल्यूट जो पोलराइज होता है, जिसमें कि दो दो एलिमेंट से मिलके जो सोल्यूट बनाता है उस पे थोड़ा थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, उसे हम लोग पोलर सोल्यूट कहते हैं। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा अगर आपको नहीं भी आता तो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, लाइक डिसॉल्व लाइक, अभी मैं वहां पे आता हूँ। इन जनरल अ solute dissolve in a solvent if their intermolecular interaction are similar into, और we may say like dissolve like। अब क्या कह रहा है कि एक सल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, दोनों में सिमिलर हो। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा तो वो दोनों डिसॉल्व होंगे। आप इस लाइन को याद कर लें यहाँ तक। A solute is dissolved in solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, or we may say like dissolve like। हम लोग ये भी कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा
नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब हम लोग कोई सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या, फिर से एक बार पढ़ते हैं। When a solid solute is added to the solvent, some solute get dissolved and its concentration increase in solution. This process is known as dissolution. इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। ये डिफिनेशन भी आप लोग मार्क कर ले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हेन आपको वो देंगे व्हाट इज डिसोल्यूशन, तो आपको ये लिखना होगा व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। Some solute particle in solution collide with the solid solute particle and get separated out of solution. सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड करते हैं सॉलिड सॉल्यूट के साथ और वो सॉल्यूशन से सेपरेटेड हो जाते हैं। मतलब सॉल्यूशन में पहले से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे और जो हमने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है, तो वो जो सॉलिड सॉल्यूट है उसमें से वो सॉल्यूट पार्टिकल जो पहले से उससे आके टकराएंगे और टकराएंगे तो ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ये सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं और नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का भी आप डिफिनेशन यहाँ से याद कर लीजिए। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन collides with the solid solute particle and gets separated out of solution. This process is known as crystallization. ठीक है। A stage is reached when the two processes occur at the same rate. तो अब ऐसा ही कुछ देर चलता रहता है, मतलब कुछ पार्टिकल ऐड होते रहते हैं, डिसोल्यूशन होता रहता है, कुछ पार्टिकल सेपरेट होते रहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है। तो एक स्टेज आता है जो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन सेम रेट से अकर होते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट एट अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जो भी सॉल्यूट के नंबर होंगे जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं और जो जितने भी नंबर होंगे सॉल्यूट के जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। कौन सी स्टेट पे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट पे। इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट से होने लगते हैं। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। ये जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट रहता है एक गिवन कंडीशन पे। टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स कर दें तो जो ये इक्विलिब्रियम टाइम है इस पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन। कुछ इसी तरह का प्रोसेस फॉलो होता है जब गैस डिसॉल्व होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में। सच अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें एक गिवन टेम्परेचर फिक्स है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूट ना ऐड कर सके उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। A solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. अब यहाँ पे unsaturated solution का definition दिया हुआ है उसके बारे में है। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at
द सेम टेम्परेचर। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिस पे और भी जिसमें और भी सॉल्यूट ऐड किया जा सके एक गिवन टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड में एक गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड में एक गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट is the saturated solution and contains the maximum amount of solute। जो solution dynamic equilibrium पे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि एक स्टेज आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो सोल्यूशन होते हैं ना जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे विथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। and contains maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। और maximum amount of solute उनमें होता है। जैसे कि अब आप देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम जब जैसे ही आ रहा था तो जितने सॉल्यूट ऐड हो रहे थे उतने ही सॉल्यूट सेपरेट हो जा रहे थे। मतलब जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन था वो कांस्टेंट हो गया था, तो उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जितने ऐड हो रहे थे उतने सेपरेट हो जा रहे थे, तो ज़्यादा ऐड नहीं हो रहे थे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही था एंड कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ से क्या तैयार करना है, जो सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे फॉर्म हुआ था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। ठीक है, अब देखिए the concentration of solute in such a solution is its solubility। तो इसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है ना, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो मैक्सिमम होगा। और हमने सॉल्युबिलिटी की क्या डिफिनेशन पढ़ी थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जितने भी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम है, तो वो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का ना वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, क्योंकि अब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम सॉल्यूट एडेड है उसमें। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो सॉल्यूट आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depends on nature of substance in addition to this variable to other parameter that is temperature and pressure also control this phenomenon। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट। जब सॉलिड लिक्विड में ऐड होता है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। The solubility of a solid in a liquid is significantly affected by temperature changes। जो solubility होती है जब सॉलिड लिक्विड में soluble होता है तो वो टेम्परेचर चेंज होने से अफेक्टेड होता है। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से कैसे अफेक्टेड होता है सॉलिड इन लिक्विड, solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, कंसीडर अ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 1.10। देख लेते हैं इक्वेशन 1.10। देखिए इक्विलिब्रियम है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। अगर आपको ये साइन में कुछ दिक्कत है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो क्लास 11th का टॉपिक है। द solubility, हाँ, consider the equation represented by equation 1.10। this being dynamic equilibrium must follow ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये क्लास 11 का टॉपिक है, अगर आपको नहीं भी आता तो
पैनिक मत होइए, इससे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। बस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी, नहीं भी पढ़ा है तो आपका काम चल जाएगा। इन जनरल, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। उन उसमें जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी क्या, जब हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो कुछ सॉल्यूट पार्ट सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें ऐड हो जा रहे थे, डिसॉल्व हो जा रहे थे, उसी को डिसोल्यूशन प्रोसेस कहा गया है। तो वो एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक यानी कि हमें उसमें हीट देना पड़ता है। तो डेल्टा डेल्टा एच क्या होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी, वो पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती है। आप इस बात को याद रखिए। द solubility should increase with rise in temperature and if it is exothermic, डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। द solubility should decrease, दिस ट्रेंड ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। अब देखिए आपको यहाँ से याद क्या रखना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। वही एक्सोथर्मिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। आपको सिर्फ यहाँ इस वाले टॉपिक से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आपको इतना याद रखना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट। अभी हम ये भी बताएंगे कि आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, केवल हम लोग यहाँ तक थोड़ा पढ़ लें। प्रेशर, देखिए ऐसा प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में। तो आपको तो पता है सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, उस पर कितना भी प्रेशर लगाए वो कंप्रेस नहीं होता है। लिक्विड भी बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, तो प्रेशर का इस पे इफेक्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ से यही लिख देना है, प्रेशर डज नॉट हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द solubility of solid in liquid. It is because solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है, आपको ऊपर वाले पैराग्राफ से याद रखना है लाइक डिसॉल्व लाइक, और ये यहाँ से एक ये डिफिनेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। आपको ये वाला डिफिनेशन याद कर लेना है। A solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar in two, or we may say like dissolve like। ठीक है, आपको ये सेकेंड वाले पैराग्राफ से क्या याद रखना है, आपको डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन याद रख लेना है कि डिसोल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं और कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्वेंट की वो बढ़ जाती है सॉल्यूशन में। इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन का भी आपको याद कर लेना है डेफिनेशन, वो क्या होता है, सम solute particle in solution collide with the solid solute particle and get separated out of solution, this process is known as crystallization। फिर आपको यहाँ से याद रखना है कि हाँ, ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं
डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, एक टाइम ऐसा आता है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज। आपको इस वाले से इतना याद रख लेना है। फिर आपको इस थर्ड पैराग्राफ से आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। और यहाँ पे आप ये याद होना चाहिए कि जो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसके लिए जो उसका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वही उसका सॉल्युबिलिटी है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वही उसका सॉल्युबिलिटी है। आपको यहाँ से ये याद होना चाहिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड में जब कोई गैस सोल्यूबल होता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। वाटर में तो बहुत सारे गैस डिसॉल्व हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ना बहुत कम मात्रा में ही पानी में डिसॉल्व होता है, और उसी ऑक्सीजन की वजह से काफी सारे एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वो सस्टेन्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। Solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature. जो गैस की solubility होती है लिक्विड में ना, वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्या क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर। द solubility of gas increases with increase of pressure. जो solubility of gas होती है ना वो प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, यानी कि जो गैस है लिक्विड में ज्यादा तब सोल्यूबल होगा जब प्रेशर ज्यादा होगा। अगर प्रेशर कम होगा तो कम सोल्यूबल होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द solubility of gases increase with increase of pressure. For a solution of gases in a solvent, consider a system as shown in figure 1.1. हमें एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है, देखिए कैसा फिगर में दिखाया गया है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना जो पर्पल कलर से दिखाया गया है ये सॉल्वेंट है, वाटर। और ऊपर जो है ना जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये गैस है। और ये पिस्टन लगाया गया है और ऊपर वेट वेट रखा गया है। The lower part is solution and upper part is gaseous system at pressure P and temperature T. इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। Assume this system to be in state of dynamic equilibrium. हमें यह मानना है कि ये सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। That is under this condition, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो रेट ऑफ gaseous particle entering and leaving the solution phase is same. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो गैस पार्टिकल है इस सॉल्यूशन इस जो ये जो सॉल्वेंट है वाटर इसमें एंटर कर रहे हैं, और जो गैस पार्टिकल इसमें पहले से एंटर्ड है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इन दोनों का रेट सेम होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। ठीक है, नाउ इंक्रीज द प्रेशर। अब धीरे धीरे आप प्रेशर बढ़ाइए ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू स्मॉलर वॉल्यूम। जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तभी आप देख रहे हैं कि पहले गैस इतनी वॉल्यूम में स्प्रेड थी, अब गैस केवल अब इतनी ही वॉल्यूम में स्प्रेड है। वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस का। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ gaseous particle per unit volume over the solution and also rate at which gaseous particle are striking the surface of solution entering. अब देखिए जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया ना तो गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के ओवर देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का अगर आप एक स्क्वायर इमेजिन करते हैं तो उसमें एक पार्टिकल केवल आ रहा है। उतने ही एरिया का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें तो आपको बहुत सारा पार्टिकल्स मिल रहा है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना गैसियस पार्टिकल का वो बढ़ चुका है प्रेशर बढ़ाने के वजह से। ठीक है,
and also rate at which the gaseous particle are striking the surface of solution. पहले यहाँ पे प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, और जो गैसियस पार्टिकल्स थे जो कि इस सॉल्यूशन, ये जो वाटर है इसके सरफेस को स्ट्राइक कर रहे थे वो कम थे। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत कम वॉल्यूम में आ चुके हैं। तो जो रेट ऑफ स्ट्राइकिंग होगा ना, ये जो वाटर के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे गैस के जो पार्टिकल हैं, वो भी बढ़ चुका होगा। किसकी वजह से? प्रेशर बढ़ने की वजह से। द solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached. तो इस वजह से जो solubility of gas है ना वो बढ़ जाएगी। कब तक? जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, resulting in an increase in pressure of gas above the solution and thus its solubility increases. तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से solubility बढ़ गई। अब एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं यहाँ से क्या क्या हमने पढ़ा। पहले तो आपने ये पढ़ा कि solubility बढ़ाने से, सॉरी, प्रेशर बढ़ाने से solubility बढ़ती है। उसी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने किया कि एक बीकर ले लिया, उसमें यहाँ पे नीचे वाटर है और ऊपर गैस है, और उसे पिस्टन से जैसे ही हमने दबाया तो जितने एरिया में गैस थी वो कम हो गई, वॉल्यूम गैस का कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने से, प्रेशर बढ़ाने से ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनकी वॉल्यूम कम हो चुकी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स पर यूनिट स्क्वायर एरिया, देखिए एक यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी मैंने स्क्वायर कह दिया था उस समय, एक यूनिट वॉल्यूम के क्यूब में जितने यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंगे प्रेशर बढ़ाने की वजह से। तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं किस पे, ये जो सरफेस ऑफ सॉल्वेंट है इस पे बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से सोलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो प्रेशर है ना वो सोलिबिलिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। ठीक है। Henry was the first to give a quantitative relationship between the pressure and solubility of gas in a solvent which is known as Henry's law. अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है कि हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच। उन्होंने प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला। अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे वो क्या था, और इसी को हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ क्या बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जो गैस की सोलिबिलिटी होती है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। देखिए जो हेनरी आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि जो गैस की सोलिबिलिटी होती है ना लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के जो कि उस लिक्विड के ऊपर है। मान लीजिए ये गैस है, तो इसकी सोलिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इसकी सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये जो गैस है इसके पार्शियल प्रेशर के। वही कहा हेनरी ने। डाल्टन, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of gas. डाल्टन जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो हेनरी से इंडिपेंडेंटली, मतलब हेनरी के साथ नहीं, हेनरी से अलग, उन्होंने भी कुछ कंक्लूजन दिया। क्या दिया उन्होंने कंक्लूजन? कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस की सोलिबिलिटी होती है ना लिक्विड में, लिक्विड सोल्यूशन में, वो फंक्शन होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, यानी कि वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे। वो ये नहीं बताए थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कैसे डिपेंड करती है। लेकिन हेनरी ने ये साफ साफ बता दिया था कि वो पार्शियल प्रेशर के जो गैस है सॉल्वेंट के ऊपर, ये जो सोल्यूशन है जहाँ पे गैस है, पानी है ना, या फिर कोई भी सॉल्वेंट, इसके ऊपर जो भी गैस है
उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस के लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एक बार मैं और बता देता हूँ। हेनरी ने ये कहा कि जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस होगा लिक्विड सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। किसके पार्शियल प्रेशर? जो गैस डिसॉल्व होने वाली है, यानी कि इस पानी में तो ये वाली गैस डिसॉल्व होने वाली है, तो इस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, if we use the mole fraction of gas in the solution as a measure of its solubility, अगर हम लोग solubility को मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज करें, then it can be said that mole fraction of gas in the solution is proportional to partial pressure of gas over the solution। अगर हम लोग सोलिबिलिटी को मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है ना गैस का इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो मोल फ्रैक्शन है गैस का सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के गैस ओवर द सोल्यूशन। जो मोल फ्रैक्शन देखिए ये क्या कह रहा है कि जो ये गैस है ना पानी के अंदर, यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर जो भी गैस है, इसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो ऊपर गैस है इसके पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ पे डिराइव करेंगे। ये है मैथमेटिकल फॉर्म। The most commonly used Henry's law states that the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas in the solution। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, जो भी हमने मोल फ्रैक्शन वाला पढ़ा वही यहाँ पे दिया हुआ है। जो पार्शियल प्रेशर होता है ना गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए ये जो ये वेपर फेज है, यहाँ पे गैस है और ये लिक्विड में गैस है। ठीक है, तो हेनरी ने क्या कहा कि जो ये लिक्विड में गैस है इसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के प्रेशर के। कौन से गैस के प्रेशर? गैस के पार्शियल प्रेशर के। कौन से गैस के पार्शियल प्रेशर? जो इस लिक्विड के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है? जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि है के एच। के एच को हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो के एच हेनरीज कांस्टेंट इंटू एक्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन क्या है? जो लिक्विड में सॉल्यूशन में गैस था उसका मोल फ्रैक्शन, और ये पार्शियल प्रेशर कहाँ? जो कि वेपर फेज में है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा, एग्जाम्पल आएगा तो। तब तक आप पेशेंस के साथ सुनते रहिए। Here, Kh is Henry's law constant. If we draw a graph between partial pressure of gas versus mole fraction of the gas in solution, then we should get a plot of the type as shown in figure 1.1। अगर हम लोग ये जो मैथमेटिकल फॉर्म अभी आया है P पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए वो कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे? प्रेशर को हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमें किस तरह से देखने में लग रहा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू। अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू इक्वल होती है। आपको यहाँ तो ये तो आप पता लगा ही लेंगे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, लेकिन केस कैसे पता लगा? और केस के बारे में ही यहाँ दिया गया है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज। अलग अलग गैसेस के लिए केएच की वैल्यू अलग होती है एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे ही अलग अलग गैसेस की
के एच की वैल्यू अलग अलग होते हैं। दिस सजेस्ट दैट के एच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 1.11 that higher the value of kh at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid। ये आप इस इक्वेशन को देखिए, P इज इक्वल टू के एच, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अगर हम लोग एक्स यहाँ पे नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, P बाई एक्स इज इक्वल टू के एच। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो के एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, यानी कि के एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। यानी कि जैसे जैसे के एच बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स घटेगा। एक्स क्या था, सोलिबिलिटी, मोल फ्रैक्शन। सोलिबिलिटी को ही मेजर करने के लिए हमने मोल फ्रैक्शन कंसीडर किया था। ठीक है, तो जैसे जैसे के एच बढ़ेगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी घटेगी। तो सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। सेम टेम्परेचर पे ही के एच की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2। टेबल 1.2 यहाँ पे ये रहा। इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि देखिए टेबल 1.2 एक बार देख लेते हैं। ये गैसेस दिए गए हैं, ये उनकी टेम्परेचर है केल्विन में, ये उसकी केएच वैल्यू है। देखिए टेम्परेचर देखिए यहाँ तक सेम है, ये इतने गैसों के लिए टेम्परेचर सेम है, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए केएच की वैल्यू अलग है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो गैस एक ही है O2, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको तो O2 की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी सेम टेम्परेचर पे, लेकिन अब सेम टेम्परेचर ही बढ़ गया है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो O2 है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा है तो केएच की वैल्यू भी बढ़ गई है, 34 से 46 हो गई है। ठीक है, तो वही पे यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना वैसे वैसे सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। यहाँ पे क्या लिखा है, KH value for both N2 and O2 increase with increase of temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो N2 और O2 की वैल्यू है वो बढ़ी है। देख लेते हैं N2 और O2। देखिए N2 की वैल्यू भी बढ़ी है, KH की वैल्यू और O2 की वैल्यू भी बढ़ी है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो हमें क्या पता है, जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आपको बस इतना याद रखना है, जो KH है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो के एक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी के, और के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सोलिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी, अगर सोलिबिलिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगी। आपको यहाँ से इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, solubility of gases increase with decrease of temperature। टेम्परेचर घटने की वजह से solubility of gases इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर घटेगा तो KH की वैल्यू भी घटेगी, क्योंकि KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जबकि KH और x यानी मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल इतना याद यहाँ से रखिए कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility एंड KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility। बस आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इट इज ड्यू टू रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा। इसी वजह से तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसी वजह से
जो कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि कितने मिलीमोल्स N2 के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में जब जब N2 गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 0.987 बार का, और हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 293 केल्विन टेम्परेचर पर 76.48 किलो बार। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो N2 गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर बार में दे रखा है और हेनरीज कांस्टेंट किलो बार में दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले हेनरी कांस्टेंट को भी बार में चेंज कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही हम इसे चेंज करेंगे बार में तो ये हो जाएगा 76480 बार। तो हमें हेनरीज लॉ से क्या पता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पार्शियल प्रेशर की जगह हम ये रखेंगे, के एच की जगह ये रखेंगे और मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा। और आप जो मोल मिलेगा आप उसे मिली मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ जो हमने अभी पढ़ा उसके कुछ एप्लीकेशंस, जब गैस पानी में डिसॉल्व होता है उसके कुछ एप्लीकेशन। Henry's laws find several applications in industry and explains some biological phenomena। जो हेनरीज लॉ है ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है काफी, और बायोलॉजिकल फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। जो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर होते हैं ना उनमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को, CO2 की सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। द बॉटल इज सील्ड एज अंडर हाई प्रेशर। जो बॉटल होती है वो हाई प्रेशर के अंदर सील की जाती है। तो आपको ये पता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा CO2। सेकेंड एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स यानी गोताखोर जो पानी में जाते हैं। मस्ट कोप विद द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको बहुत सारा प्रेशर लगता है, तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की गैसेस डिसॉल्व करके ब्रीथ करते हैं। जैसे इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। प्रेशर इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक गैसेस की सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है ब्लड में। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जब डाइवर्स पानी के अंदर से सरफेस की ओर आते हैं द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जो प्रेशर होता है वो घटने लगता है। दिस रिलीजेस द डिसॉल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। इससे क्या होता है, जो डिसॉल्व गैसेस होते हैं हमारे ब्लड में वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे ब्लड में नाइट्रोजन बबल फॉर्म हो जाते हैं वेन्स में। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स। इसकी वजह से हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बेंड्स कहते हैं। विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ये बहुत दर्दनाक और लाइफ के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। टू अवॉइड बेंड्स, तो बेंड्स को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, और ब्लड में नाइट्रोजन की टॉक्सिक हाई हाई कंसेंट्रेशन को भी मैनेज करने के लिए जो टैंक लेकर जाते हैं ना स्कूबा डाइवर्स, आपने देखा हुआ अपने पीठ पर वो एक टैंक लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन फिल होता है। वो फिल होता है एयर डाइलेटेड विथ हीलियम, उसमें हीलियम मिलाया होता है। हीलियम का यहाँ पे कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन मिलाया जाता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। तो एप्लीकेशन में अभी तक हमने क्या देखा कि वो CO2 को CO2 को पैक करने में काम आते हैं। जब सोडा वाटर पैक होता है तो उसमें CO2 डिजॉल्व होता है, तो वो हाई प्रेशर पे होता है जिसकी वजह से CO2 ज़्यादा डिजॉल्व होता है, और स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
हाई एल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होता है ग्राउंड लेवल से। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड और टिश्यू में कम हो जाती है। पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं उनमें उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। और क्लाइंबर्स की लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक। इसकी वजह से वो क्लाइंबर्स वीक फील करते हैं और ठीक से सोच नहीं पाते क्लियरली। सिम्टम्स आर कॉल्ड नॉन एज एनोक्सिया, और इस सिम्टम्स को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सोलिबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में डिक्रीज करती है जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि जो सोलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता हो। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process its dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process. जब गैस डिसॉल्व होता है ना लिक्विड में तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, और हीट इवॉल्व होता है यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हमने पिछले टॉपिक में आपको क्या बताया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो सोलिबिलिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के। इसका मतलब अगर सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी घटेगी। आपको बस इस टॉपिक से इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप लोग ट्राई करिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for quantitative analysis। ये बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। If the solubility of H2S in water at STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो सोलिबिलिटी है वो H2S की 0.195 मोलर है। यहाँ पे जनरली हम लोग सोलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोलर से किया है, मोलरिटी से। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म से आप सोलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो आप क्या दिया है यहाँ पे, सोलिबिलिटी दे दी है आपको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेशर 1 atm होता है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट यूज करना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पी की जगह हम लोग 1 atm रखेंगे, के एच हमें फाइंड करना है, और एक्स जनरली सोलिबिलिटी होता है तो इस बार सोलिबिलिटी मोलर में दिया है तो एक्स की जगह हम लोग ये रख देंगे और कैलकुलेट करके हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे।